ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया सेक्शन नंबर डी सीएमए यूएसए पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, जस्ट आई वांट टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ चार्टर्ड सेक्रेटरी, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड IFRS diploma, ACCA, American, European, so many other different courses I have already cleared. मेरी हॉबी यही है बेटे, पढ़ना और पढ़ाना, और कुछ मैं करता नहीं। आई एम नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिस, जबकि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1, फर्स्ट लेक्चर, पहला लेक्चर, पहली बार लाइफ में बड़े सारे काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं। तो आज फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। सीएमए यूएसए पार्ट 2 एग्जामिनेशन कर रहे हैं दोस्तों। लेक्चर 1 मैंने स्टार 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 लगा दिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। कहते हैं जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना, उससे आप पूरे यूनिट का, पूरे सेक्शन का एक आइडिया ले सकते हो। पुराने ज़माने में क्या, अभी भी आप जब मूवीज़ देखने जाते थे तो वो ट्रेलर दे देते थे। ट्रेलर में आपको बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस दिखा देते थे, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं दिखाते थे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि इस मूवी में है क्या। आलिया भट्ट है, कैटरीना है, रणबीर है, दीपिका पादुकोण है, कौन कौन है, सो दैट यू कैन बी मोटिवेटेड टू गो फॉर दैट मूवी। आज मैं भी वही काम करने वाला हूं, बट मैं भूपेश आनंद आपको ट्रेलर से कुछ ज्यादा बताने वाला हूं कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। वी आर डूइंग सीएमए यूएसए पार्ट 2 और उसका नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोविड-19 सिनेरियो के बाद अगर आप देखें तो रिस्क मैनेजमेंट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सीएमए यूएसए आईएमए ने 10% का वेटेज दिया है इसको अपने एग्जामिनेशन में। तो आइए दोस्तों, हम सब ईमानदारी से इस पूरे रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को, इसके सेक्शन को देखेंगे, और मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कि मैंने कहानी शुरू कहां से की थी, कहानी किस्मत की, सो दैट यू कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। आप सभी चीज़ों को, सभी सेक्शंस को, सभी यूनिट्स को रिलेट कर पाए। बेटे भूपेश आनंद इसी का तो नाम है, दैट यू कैन गेट ए नॉलेज। ऐसा नहीं कि पास होना है, रियलिटी केस स्टडीज, नेस्ले की बातें आज हम करेंगे। आज मैं धीरू भाई अंबानी की मूवी गुरु की बात करूंगा, दिखाऊंगा भी। और आज मैं किंगफिशर एयरलाइन की धज्जियां कैसे उड़ी, आपको उस रिस्क के बारे में बताऊंगा। मैगी नूडल्स के बारे में बताऊंगा। आज मुझे आप रोकना मत, मैं आज आपको ओम शांति ओम के शाहरुख खान की बातें बताऊंगा। बेटे बस आप बने रहिए, ये पूरा वीडियो देखिए और आपको एक आइडिया लग जाएगा। भले आपने वीडियोस किसी और के भी बाय किए, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस बात का गारंटी है कि आज अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपकी वैल्यू एडिशन होगी नॉलेज में। तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए। देखिए, आप सभी को कुछ ना कुछ नोट करना है बेटे। मैंने इकलौता भूपेश आनंद सीएमए यूएसए पार्ट 2 के 250 आवर्स प्लस की रिकॉर्डिंग है। ओपन चैलेंज है, जो भी पढ़ा रहा सीएमए यूएसए, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, अगर किसी ने 200 2.5 घंटे 250 आवर्स की भी रिकॉर्डिंग, मैं तो कहता हूं 150 घंटे की भी रिकॉर्डिंग की हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बेटे कंसेप्ट्स बताएं, रियलिटी की केस स्टडीज बताइए, विकिपीडिया बताए, आपको गानों से मोटिवेट करके लॉजिकली चीजों को समझाने की कोशिश की है। हॉक, ग्लेम, वायले के स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस किए हैं, हॉक की पूरी वर्कबुक की है। बेटे क्या बात करते हो आप। आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात फिर कहने वाला हूं, बिकॉज आई एम डूइंग सेक्शन डी। बेटे ये सेक्शन डी और सेक्शन एफ मैं लास्ट में करता हूँ। मैंने पहले कौन से सेक्शंस किए वो भी देखेंगे। एक बात बड़ी प्यारी सी लिखी है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर बंदरियां। एक मूवी आई थी बेटे आमिर खान की, जो जीता वही सिकंदर, जो पास हुआ वही सिकंदर। अब आप पास नहीं हुए, रामलाल पास नहीं हुआ, उसने सीएमए यूएसए का एग्जामिनेशन दिया, फिर वो कहने लगा मेरे को वर्क की प्रॉब्लम थी, फैमिली की प्रॉब्लम थी, मेरे को एम्प्लॉयर की, जॉब की, इस बेटे ये सब कुछ रहने वाला है। चू 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 इश्यूज रहेंगे, न्यू इश्यूज विल कम अप, रीजंस आएंगी, बट यू हैव टू बी अनरीजनेबल। मजा तब है। तो मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए एक बात लिखी, माय फ्रेंड्स बी अनरीजनेबल। अपने आप को रीजंस नहीं देनी।
आप अपने लिए सीएम में यूएसए कर रहे हो, आप ही को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपके ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, वाइफ को होगा, बट मैक्सिमम बेनिफिट आपका नेम, आपका फेम, आपके पैसे आपके बढ़ेंगे। तो मैंने कहा रीजंस नहीं देनी बेटे, रीजंस नहीं देनी, नए इश्यूज आएंगे, क्रॉप अप होंगे, मैनेज करना, उसी की तो बात है रिस्क मैनेजमेंट। एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन फर्म अपना बिजनेस चला रही है, लेमैन ब्रदर्स कितना बढ़िया काम कर रहे थे, दे हैव टू फेस द रिस्क, रिस्क तो होगा, नए इश्यूज आएंगे। Now that is nothing but risk management, that as a management accountant how you will manage the risk of your enterprise, उसको हम कहते हैं enterprise risk management। तो आप सीएम में यूएसए की बात अगर हम करें तो मैं कहता हूं you can do सीएम में यूएसए in first attempt, you have to do सीएम में यूएसए in first attempt, you must do सीएम में यूएसए in first attempt, क्योंकि इतना गैप अगर आपकी स्टडीज में आ गया है तो यही एक डिग्री है जो वो गैप को फुलफिल कर सकती है। वो जो आपके मन में कसक थी यार एक प्रोफेशनल डिग्री तो हमारे पास भी होनी चाहिए थी, वो कसक, वो कमी बेटे सीएम में यूएसए का कोर्स कर सकता है पूरा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ मन की, बिकॉज आई एम इन द लास्ट सेक्शंस ऑफ द सीएम में यूएसए पार्ट 2 एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 250 आवर्स लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, तो ये एडिशन में चल रही है। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने सबसे पहले इंट्रो लेक्चर को बताया था, अपलोड भी किया है, एंड इन दैट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैंने भगवान कृष्ण की, अर्जुन की, स्ट्रैटेजी की, रणनीति की, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस टू बी अडॉप्टेड, वो मैंने एक चित्र बनाया, फोटो बनाई और उससे एक्सप्लेन किया। अभी देखते हैं उसको, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए दिया है। After that I started with, because in that intro lecture I have given the 3 questions, what is the requirement, from where you will get that funds, how to analyze the risk। तो उसके accordingly मैंने आपके सभी sections को deliver किया, और जो हमारे से मोबाइल ऐप या गूगल ड्राइव ले रहे हैं हमने उन्हीं सीरियल नंबर्स में उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उसी तरह से प्लेस किया है कि आपको पहले सेक्शन बी का यूनिट 4 देखना चाहिए, वर्किंग कैपिटल, फिर सेक्शन ई देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिकॉज ये दोनों सेक्शंस में मैंने कॉमा अगर ब्रैकेट डाला तो इसके पीछे लॉजिक है, व्हाट इज फॉर विच पर्पस आई रिक्वायर फंड्स, हाउ मच फंड्स आई रिक्वायर, एंड फॉर विच पर्पस आई रिक्वायर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। उसके बाद मैंने यहां पर स्टार्ट किया था दैट फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द फंड्स, बेटे उसके लिए आई डिड सेक्शन बी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स, डेट की बातें की थी, प्रेफर्ड स्टॉक की बात की थी, वैक की बात की थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात की थी, इतना कुछ बताया था कि मैं क्या बताऊं आपको, बिकॉज वो लिंकेज मैंने आपके लिए बनाई तो आपको लॉजिकली बातें ज्यादा समझ आई। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट में आ गए थे सेक्शन बी, सेक्शन बी के यूनिट 5 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, ठीक है जी, यूनिट 5 कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, फिर यूनिट 2 और 3 किया था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंसेप्ट्स मैं स्विच कर गया था रिस्क के ऊपर कि आई हैव टू एनालाइज द रिस्क, देन आई डिड रिस्क एंड रिटर्न यूनिट 1 ऑफ सेक्शन बी, देन सेक्शन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सेक्शन सी डिसीजन एनालिसिस। तो मैंने रिस्क को एनालाइज कर लिया, मुझे पता चल गया कि इस जगह कोविड-19 का रिस्क है, तो या तो मैं उस जगह जाऊं ना, उस हॉस्पिटल में जाऊं ही नहीं, एक तो ये भी हो सकता है, बट अगर सच में ही जाना कंपलसरी है तो मुझे पीपीटी किट पहननी पड़ेगी, मुझे माउथ में मास्क लगाने पड़ेंगे, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, सो दैट मैं किसी भी ऐसी चीज को टच ना करूं। इट मीन्स हाउ टू मैनेज दैट रिस्क। सेक्शन डी बेटे रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा है। अब आप ये बताइए, पहले जमाने में जो फीमेल्स थी वो पूरे कपड़े अच्छी तरह से पहनती थी, अगर आप गाने देखें, हीरोइंस की बात कर रहा हूं, और आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब एक तो ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं ऐसे कपड़े पहन के तो अल्टीमेटली देयर इज सम एक्सपोजर, देयर इज एक्सपोजर। आप जीन्स पहन रहे हैं, एक्सपोजर है, बट द पॉइंट इज या तो आप जीन्स पहनना छोड़ दें या घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रिस्क तो होगा, देयर हैज टू बी अ रिस्क। An organization and enterprise has to work in this environment.
वो बेटे जब हम एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल इट बट वी कैन मैनेज इट आफ्टर एनालाइजिंग इट। तो मैंने रिस्क एनालिसिस बताया था, फिर रिस्क मैनेजमेंट बताया था। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं कि एक मैं ही हूं जिसने 250 आवर्स प्लस की रिकॉर्डिंग करके दे दी। बेटे पार्ट 1 पार्ट 2 टोटल कर दो तब भी 250 घंटे की, बाकी टीचर्स ने नहीं की। यार कैसी बातें करते हो। हॉक, वाइले, ग्लैम तीनों मैंने इंक्लूड किए हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूं। मैंने फर्स्ट इंट्रो लेक्चर बताया था स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसमें फर्स्ट ब्लॉक में मैंने लिखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। देन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. After that, we have discussed the 3 questions from what is the requirement of funds, from where you will get the funds, how much is the risk involved in that. उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने 3 डिसीजंस ली थी। पहली थी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरी थी फाइनेंशियल डिसीजंस, तीसरी थी रिस्क डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट में हमने वर्किंग कैपिटल डिस्कस किया था यूनिट 4, फिर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेक्शन ई कवर किया था, फिर हम आ गए थे फाइनेंशियल डिसीजंस में। वो सब मैंने बताया बेटे आपको, मैं बार बार नहीं बता रहा। मैं हूं इस समय सेक्शन डी। द पॉइंट इज मैं आपको लिंकेज इसलिए बना रहा हूं कि आपके माइंड में लॉजिकली बातें क्लियर हो जाए। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखें, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रो लेक्चर। तो मैं भूपेश आनंद इस समय आपको ये करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं, इसमें भी मैं आपको बड़ी सारी बातें करा चुका हूं। रिस्क एनालिसिस एटलीस्ट वी हैव कवर्ड। नाउ टुडे अब मुझे पता चल गया, एक डॉक्टर को पता चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम है इस पेशेंट में। प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट करा लिया, यूरिन टेस्ट करा लिया, एक्सरे करा लिया, ये करा लिया। नाउ डॉक्टर हैज डिटेक्टेड दैट देयर इज ए प्रॉब्लम, एनालाइज कर लिया। बेटे उस एनालिसिस के बाद देयर इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेम्ड एज मैनेजमेंट। तो डॉक्टर उस पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी देगा, कुछ खाने पीने का प्लान, डाइट प्लान बताएगा, कुछ वर्कआउट्स, फिजिकल एक्सरसाइजेस करने की बातें करेगा। बेटे दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज हेल्थ मैनेजमेंट। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डू रिस्क मैनेजमेंट. So that can only be possible after risk analysis, that can only be possible after financial statement analysis, that can only be possible after risk and return, that can only be possible after decision analysis. तभी तो मैंने उसी प्रायोरिटी में आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं। बेटे मैं क्या बताऊं आपको, आप सोच में नहीं सकते कि मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। रिस्क की बातें दोबारा लिख दी। The point is, in section D, we will not be talking of traditional risk. You know, we have to use enterprise risk management. But still, for understanding purpose, मैंने एक बात लिखी, रिस्क। रिस्क का मतलब डर, मन हु करे घबराए। जो आपने सोचा है वैसा ना हो, उस बात के ना होने की संभावना को रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन एक्सपेक्टेशंस। आप जो सोच रहे हैं, आपने पेपर दे दिए, आपने मार्क्स लगा दिए सीएमए के, वैसे ना आए। आपके मन में एंजाइटी है कि जो सोचा कि वो डेविएट ना हो जाए, दैट इज नेम्ड एज रिस्क. Now I will use this risk from enterprise point of view कि भाई एक एंटरप्राइज ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक फर्म ने एक ऑब्जेक्टिव को मीट करने की बात सोची है, दैट वी विल अर्न दिस मच $1 million ऑफ प्रॉफिट इन दिस ईयर. Now what can be the events or what is the possibility that this enterprise cannot achieve that objective? उसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज रिस्क. मेरी बात आप समझ रहे हैं. इंडिविजुअल रिस्क भी हो सकता है, एंटरप्राइज रिस्क हो सकता है, कंट्री रिस्क हो सकता है. बट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज आई एम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ दैट एंटरप्राइज, सो आई विल बी मेनली फोकसिंग टुवर्ड्स एंटरप्राइज रिस्क. आप लिख रहे हैं या खाली मेरी बातों को सुनते जा रहे हैं? बेटे अभी मूवीज दिखानी है, मैं इन सभी चीजों को मूवी से रिलेट करूंगा. सोच सकते हैं कि मैंने पहले मूवीज देखी होंगी आपके लिए, फिर सोचा होगा कौन सी चीज किससे रिलेट कर सकता हूं, उसके बाद आपके सामने आ जाया. बेटे बड़ी मेहनत हुई है. आप रिस्क पहले लिख लीजिए, पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन एक्सपेक्टेशंस.
रिस्क में हम दो पार्ट्स करेंगे। पहले बीमारी को ढूंढेंगे, रिस्क एनालिसिस ऑफ दैट एंटरप्राइज, एंड रिस्क एनालिसिस ऑफ दैट एंटरप्राइज मीन्स टू जज द इंसिडेंस ऑफ रिस्क, कि रिस्क होने की क्या क्या संभावनाएं, किस किस तरह का रिस्क हो सकता है। हम बैलेंस शीट को रीड करेंगे, रेशियोज करेंगे, ड्यू पॉइंट एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालेंगे, कॉमन साइज करेंगे, वी विल डू ऑल दैट थिंग। डिसीजन एनालिसिस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे, मार्जिन एनालिसिस एप्लीकेशंस करेंगे, मेक वर्सेस बाय, स्पेशल ऑर्डर, सेल फर्दर, सब कर लिया हमने, ब्ला 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 ब्ला, ऑल वी हैव डन. We have analyzed that this is a risk. Now the next point is I have to manage that risk. तो बेटे आज हम उसी चैप्टर की बात कर रहे हैं. सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज टू मैनेज द रिस्क. तो मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने रिस्क एनालिसिस की बात कर रहा हूं. रिस्क एनालिसिस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टू डिटरमाइन द इंसिडेंस ऑफ रिस्क, to determine the possibility of risk, to determine those events which can deviate that enterprise in achieving that objective. That is risk. And for that we have discussed topic 1. मैंने सबसे पहले section B unit 1 risk return कराया था. फिर उसके बाद मैंने टॉपिक 2 सेक्शन A फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कराया था. और फिर मैंने टॉपिक 3 सेक्शन C क्या बताया था, डिसीजन एनालिसिस बताया था. ऑल दीज टॉपिक्स आर विद रिस्पेक्ट टू एनालिसिस. मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइए जी, आइए आइए. मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाला हूं. और रिस्क मैनेजमेंट में सेक्शन डी में मैं कैसे करूंगा, आई विल फर्स्टली आज ही के लेक्चर में इंट्रो डायग्राम दूंगा आपको. पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करूंगा, एक बर्ड आई व्यू दूंगा कि भाई एज पर सीएमए यूएसए, एज पर आईएमए वेबसाइट, व्हाट इज द कोर्स कंटेंट, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, आपको क्या क्या करना है. उसके बाद हम हैंड रिटन स्लाइड्स लेंगे और आपको लिखनी पड़ेंगी. फिर हम वर्ड फाइल बनवाते हैं, आपको याद ही हमने लास्ट लेक्चर्स में सब काम किया है. फिर हम हॉक के, ग्लेम के, वायले के स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे और फिर वर्कबुक के स्टडी हॉक के क्वेश्चंस करेंगे. बेटे वो सब कुछ वही करेंगे जो हमने लास्ट सेक्शंस में किया है. अब तो कंप्लीट ही होने वाला है. तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार लिख लें ऊपर हेडिंग रिस्क मैनेजमेंट. अभी पिक्चर्स, अभी ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं हुआ बेटा. सेक्शन डी इंट्रो डायग्राम देखेंगे अभी आज. स्टेप नंबर 2 हैंड रिटन स्लाइड्स. स्टेप नंबर 3 रियल केस स्टडीज आज मैं बताऊंगा. कोविड-19 की, नेस्ले की, मैगी की, सत्यम कंप्यूटर्स की, लेमैन ब्रदर्स की, जनरल मोटर्स की, एनरॉन की, किंगफिशर एयरलाइन की, सभी बताऊंगा. बिकॉज इसी से आपको लॉजिकली रियल केस स्टडीज का मजा आएगा. फिर हम हॉक, वायले और ग्लेम से स्टडी टेक्स्ट से तो सारे क्वेश्चंस करेंगे और हॉक के वर्कबुक के भी क्वेश्चंस करेंगे. आप आ जाइए जी. सबसे पहली बात, मैंने रिस्क मैनेजमेंट में आपको इंट्रो डायग्राम देना है. इंट्रो डायग्राम की एक रूपरेखा इस तरह की होगी. आई विल बी फर्स्टली टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. Within that, I will be telling you, I have already told you what is the meaning of enterprise risk, and then how that risk of that enterprise is to be managed. That is enterprise risk management or risk management. So first step is I will be telling you the meaning of that risk management, and for that I will be answering. I will be taking 3 questions. मैं 3 questions लूंगा और इन 3 questions की बातें 3 answers में करूंगा. 3 questions. अब वो 3 questions क्या होंगे देख रहे हैं. जैसे प्लानिंग की बात करें तो उसमें होता था ना, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन. इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस यू कैन बिकम अ गुड प्लानर. सिमिलरली आई विल बी क्वेश्चनिंग यू व्हाट इज द रिस्क एंड रिस्क टाइप्स ऑफ रिस्क, व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज कोसो, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. अगर आप इन तीनों के आंसर्स मुझे दे पाएंगे, then you can become a good risk manager, a management accountant come risk manager of your enterprise. उसके बाद हम उनको क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे. अभी फोटो आ रही है. और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो भी कुछ आप कर रहे हो क्या ऑब्जेक्टिव है. आप सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन दे रहे हो. Why you want to do CMA USA?
यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. बंटी का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, बबली का अलग हो सकता है, शामू को अलग हो सकता है. माई ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट. ऑल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. बट रिस्क मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं एक एंटरप्राइज का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, उसको डिस्कस करेंगे. तो आइए जी, रजिस्टर ओपन कर लीजिए. रिस्क मैनेजमेंट में अब लिखना शुरू हो रहा है. पहली बात, पहला कंसेप्ट, पहला प्यार, पहली नजर, फर्स्ट साइट, फर्स्ट लव, रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क प्लस मैनेजमेंट. रिस्क का मीनिंग तो मैंने बता दिया, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन एक्सपेक्टेशंस. उसके बाद मैंने बताया एंटरप्राइज रिस्क, द इवेंट्स, the uncertainties, the events which will happen or which will deviate you an organization, an enterprise to achieve those objectives, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिस्क. आप ये बताइए, एक कंपनी काम कर रही है पाकिस्तान में, तालिबान में काम कर रही है, आप बताइए, आप अफगानिस्तान में थी, अब तालिबान आ गया उसमें, तो उसको पॉलिटिकल रिस्क, उसको फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, हैजार्ड रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे. जैसे आप आप एज ए इंडिविजुअल, आपने कभी सोचा है पूरे दिन में आप लिक्विड भी खाते हो, प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, चॉकलेट्स भी, नूडल्स भी, जूसेस भी, चपाती भी, दाल भी, वेजिटेबल भी, फ्रूट भी. It means you take so many different types of ingredients to have energy. Similarly, an enterprise, in order to achieve those objectives, has to face different types of risks. And as a management accountant, I will manage those risks, and that is named as enterprise risk management. तो अभी आप पहले रिस्क मैनेजमेंट को लिख रहे हैं. बेटे मैनेजमेंट क्या होती है? आप ना 11th क्लास में थे जब आपको मैनेजमेंट का मतलब समझाया गया कि भाई मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन, मैन पावर एटसेट्रा. 5 M थे. फिर थोड़े से बड़े हुए, आपको बताया गया गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट क्या होती है. फिर और बड़े हुए, आपकी वाइफ आ गई, आपको बताया गया व्हाट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज होटल मैनेजमेंट, व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट. और एक दिन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बता दिया गया. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज टाइम मैनेजमेंट. अब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं. देखिए जी, रिस्क होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है. आपको वो सिचुएशंस एक्सेप्ट करनी है और आपको अपने लिए ऐसा कुछ क्रिएट कर लेना है कि उस रिस्क का असर आपको कुछ कम हो. यू हैव टू हेज योरसेल्फ. नाउ व्हाट आर द हेजिंग टूल्स? हाउ आई कैन हेज माई सेल्फ? दैट इज नथिंग बट रिस्क मैनेजमेंट. तो आप फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिस्क. सब लिखेंगे, कसम होगी आपको. यू हैव टू राइट इट डाउन. ऐसा मत सोचिए कि सीएमए यूएसए का पेपर दे रहे हैं तो आपने नहीं लिखना. बेटे लिखेंगे. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, 2 वर्ड्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिस्क. अच्छा, मैं किसी भी चीज को बढ़िया तरह से यूटिलाइज कब कर सकता हूं? अगर मुझे उसके बारे में पता हो. आई कैन मैनेज इफ आई एम एबल टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. पूरे सेक्शन डी में ये तीनों क्वेश्चंस घूमते रहेंगे. पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज रिस्क और व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क. जगह नहीं थी तो मैंने खाली रिस्क ही लिख दिया. एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच एंटरप्राइज हैज टू फेस. तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क व्हिच एन एंटरप्राइज हैज टू फेस. सेकंड विल बी, अब मुझे पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि एंटरप्राइज रिस्क क्या है और एंटरप्राइज रिस्क के टाइप्स क्या हैं. सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसको मैनेज कैसे करें या उसका प्रोसेस क्या है. तो 5 स्टेप्स देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. बेटे आराम से देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ. आपने ये चार्ट बना लिया ना तो आपको 90% बातें एक मोटा मोटी समझ आ जाएंगी कि सेक्शन डी में सीएमए यूएसए पार्ट 2 में आईएमए वालों ने कौन से लर्निंग आउटकम्स डालें, क्या कंसेप्ट डालें, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. 10% की बात है. एक नंबर से बच्चे फेल होते हैं. फ्री के 10 नंबर है रिस्क मैनेजमेंट के. तो पहला क्वेश्चन अगर आप लिख चुके हो, व्हाट इज रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड व्हाट इज
enterprise risk management, because my main objective is enterprise risk. enterprise का रिस्क निकालना, उस रिस्क को, एंटरप्राइज के रिस्क को मैनेज करना, that is named as risk, that is enterprise risk management. तो 3 क्वेश्चंस लिख लीजिए. अच्छा, इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मुझे 3 आंसर्स देने पड़ेंगे. सेक्शन डी को मैंने उन 3 क्वेश्चंस के 3 आंसर्स में डिवाइड किया. पहले आप आंसर 1 लिखेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज रिस्क, और जस्ट रिस्क भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. सेकेंड विल बी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क. स्ट्रैटेजिक रिस्क देखेंगे, जगह नहीं थी मैंने छोटा सा लिख दिया. ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, हैजार्ड रिस्क, इंटरनल रिस्क. तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. मैं आपको पहले आंसर में रिस्क और उसके टाइप्स बताऊंगा, एंटरप्राइज रिस्क का मीनिंग बताऊंगा, रिस्क का मीनिंग बताऊंगा, पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क की बातें करूंगा, टाइप्स ऑफ रिस्क बताऊंगा. जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में जब जाऊंगा, मुझे पता चल गया दैट दिस इज द रिस्क. नाउ आई हैव टू मैनेज, और उसके लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं. जैसे शाही पनीर बनाना हो तो बेटे कुछ प्रोसेस है ना. जैसे सीएमए यूएसए करना, तो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. चाय भी बनानी हो, आप चाय पीते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले पानी डालना पड़ेगा, फिर तुलसी का पत्ता, फिर इलायची, फिर दालचीनी, फिर कुछ जो भी आप डालते हैं, फिर उसके बाद टी लीव्स, फिर शुगर, फिर मिल्क, फिर दीज आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी. सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से रिस्क को मैनेज करने के लिए भी 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. पांडव, कुंती माता, महाभारत, 5 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो. बेटे वो मैंने लिख दिए हैं. आई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे. आई ए पीपीएम, मैंने इसको इस तरह से याद किया. आई ए पीपीएम. आई का मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना. ए का मतलब रिस्क को असेस करना. पी का मतलब रिस्क की प्रायोरिटी देना. बड़े तरह का रिस्क है, पहले किसको मैनेज करें, उसकी प्लानिंग करना, नेक्स्ट स्टेप. और फिर जब प्लानिंग कर दिया, रिस्क को मैनेज करने के लिए टेक्निक्स फॉलो कर दी, उसको मॉनिटर करना. जैसे कोविड-19 के केस में नरेंद्र मोदी जी ने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया कि क्या रिस्क हो सकता है इंडिया जैसे देश में जिसकी इतनी पॉपुलेशन है. एक पीपीटी किट नहीं बनती थी उस समय बेटे. 2019 की बात करें, मास्क को लेकर पता नहीं था क्या मास्क होता है लोगों को. सैनिटाइजर कभी खरीदते नहीं थे, साबुन से हाथ धोते नहीं थे खाना खाने के लिए. अचानक 2020 देखिए, 2021 देखिए, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, रिस्क को असेस किया. मोदी जी की बात कर रहा हूं. थर्ड, हमने उसको रिस्क को प्रायोरिटी दिया कि भाई पहले क्या करना है. इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है हो, जीडीपी कम होती है हो, लोग मरेंगे तो नहीं, तो प्रायोरिटी दी कि हमारे लिए प्रायोरिटी जीडीपी है, ये लोगों की हेल्थ है. उसको फिर प्लान किया और फिर मॉनिटर किया. मैं आ गया जी थर्ड स्टेप में, थर्ड आंसर में, जो क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाट इज ईआरएम. मैं बात करूंगा मीनिंग ऑफ ईआरएम. फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बातें करेंगे. फिर हम एक कमेटी ऑफ स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे, कोसो एंड ईआरएम की बातें करेंगे. लेकिन ये सब कुछ करेंगे क्यों? आंसर नंबर 3 लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज enterprise risk management. I will be discussing about enterprise risk management framework. I will be discussing about committee of sponsorship organization of Treadway. उन्होंने 2017 में जो फ्रेमवर्क लेकर आए. फिर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क कमेटीज की बातें करूंगा और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बातें करेंगे, और लास्ट में हम बैंक्स की बातें करेंगे. बेटे ये सब कुछ हम करेंगे क्यों? कुछ ऑब्जेक्टिव है क्या? तो लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा व्हाई यू वांट टू डू सीएमए यूएसए. आप सीएमए यूएसए करना क्यों चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव होगा. सिमिलरली देयर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसको हम देख रहे हैं. तो मैं 4, 5, 6 बातें बताने वाला हूं इसमें. मैंने सबसे पहले आपको लिखना है, लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में ये सब डिटेल में डिस्कस करना है.
आज तो ट्रेलर है ना, आपको बता रहा हूं ना, आलिया भट्ट है इसमें, अब आलिया है तो रणवीर भी तो होगा। तो रिस्क इज एनी इवेंट, एक्शन दैट कैन कीप अ फर्म इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा हादसा, हादसों का शहर ये मुंबई शहर, एक ऐसा हादसा, एक ऐसा इवेंट, कोविड-19 एक ऐसा हादसा, एक ऐसा इवेंट था जिसने ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ऑब्जेक्टिव्स के, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं करने दिया। हजारों कंपनियां बंद हो गई बेटे इस 2 साल के अंदर। तो रिस्क इज एन इवेंट or a action that can keep a firm from achieving its objectives. But my point is, as a management accountant of an enterprise, I will be discussing with enterprise risk, and for that I will be going for enterprise risk management. So enterprise risk management क्या है कि रिस्क तो होगा, कोविड-19 जैसे वायरस अभी और भी अलग अलग प्रकार के, भगवान ना करे आए, बट अलग अलग तरह के रिस्क आएंगे। आप घर से बाहर निकलते हैं तो रिस्क है, बट उस रिस्क को हम डिटेक्ट करें, हम उस रिस्क के प्रोसेसेस को देखें, उसमें टेक्नोलॉजी यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें, और उसके बाद उसके स्टेप्स लें। तो मैं लिख रहा हूं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज, आपकी जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजीज, processes, technologies for evaluating and managing uncertainties। मैं कहता हूं that is enterprise risk management। नहीं भी लिख रहे तो अभी हम आने ही वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में जो डिटेल में बताना ही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो बेटे उस चार्ट में रह गया था वो अब आपने लिखना है। आप ये बताइए, इफ एन एंटिटी, इफ एन एंटरप्राइज एनालाइज द रिस्क, इवेल्युएट कर लेती है रिस्क, तो वो उसको हेज करने में, मैनेज करने में, मिनिमाइज करने में, बियर करने में सक्षम हो जाएगी, विल बी कैपेबल इनफ। अल्टीमेटली इफ वी कैन मैनेज दैट, इफ वी कैन हेज दैट, इफ वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट रिस्क, जैसे कोविड-19 में हमने उसको रिस्क को, तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेथ्स कम हुई एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। Similarly, an organization, if able to understand that this is a risk, and like this we have to take the steps for this, these are the processes, this is the technology we will be using, my profit will increase. And when my profit will increase, my sentiments of my shareholders will increase, because earning per share will increase. And when my earning per share will increase, my sentiments will increase, I as a shareholder will be very happy for my company. और जब मैं खुश होता हूं, आप सोचिए, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप क्या करते हैं? सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिस चीज से खुश होते हैं ना, वो आप शेयर करते हैं और उससे और खुशी मिलती है। जैसे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया पार्ट 1 में और आप खुश हो गए, तो क्या लगता है, आप अपनी वाइफ को, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने बच्चों को, आप अपने पेरेंट्स को, या आप अपने बॉस को नहीं बताएंगे? बेटे वो नहीं पूछेंगे, फिर भी बताओगे। इट मीन्स जब आप खुश होंगे एज अ शेयर होल्डर दैट दिस कंपनी इज डूइंग गुड, दे आर मैनेजिंग द रिस्क प्रॉपरली, दे आर यूजिंग द प्रोसेसेस, दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, माई इन दैट केस योर सेंटिमेंट विल बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग फॉर दैट कंपनी एंड यू विल शेयर दैट। और जब आप शेयर करोगे अपने दोस्तों से, तो वो भी उस कंपनी के लिए पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएंगे और उनका भी मौका लगेगा, तो वो उस कंपनी के शेयर्स, उस एंटरप्राइज के शेयर्स बाय करेंगे फ्रॉम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, जब शेयर्स बाय करेंगे, कॉमन स्टॉक बाय होगा, तो डिमांड क्रिएट होगी। अच्छा, जब डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई कम होगी, तो प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ विल इंक्रीज। दूसरी बात, जब मुझे पता होगा कि कोविड-19 से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो मैं मास्क लगा के जाऊंगा, पीपीटी किट पहन के जाऊंगा, ग्लव्स पहन के जाऊंगा, वैक्सीन लगवा लूंगा, तो कोविड-19 के होने के चांसेस मुझे कम हो जाएंगे। तो वो शॉक, सरप्राइज कम होगा कि अचानक ही पता चला कोविड हो गया, नहीं होगा ना ऐसा। तो बेटे ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, less disruptions, best use of resources,
आपको पता होगा कि मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, सरप्राइजेस कम होंगे, शॉक्स कम लगेंगे। बेटे यही तो होता है, शॉक अब्जॉर्बर नहीं होते मोटरसाइकिल में, शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक्स कब लगेंगे। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क। अब मैं आ गया हूँ, वैसे तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में सब करना ही है, टाइप्स ऑफ रिस्क में हम स्ट्रैटेजिक रिस्क की बात करेंगे, नेस्ले की बात करूंगा, मैगी नूडल्स की बात करूंगा। एक बच्चा कहता है ये आपने मूवी का बोला था, अभी दिखा रहा हूँ बेटे। पॉलिटिकल रिस्क, तालिबान पाकिस्तान। स्ट्रैटेजिक रिस्क में हम नेस्ले की केस स्टडी देखेंगे, मैगी ने केस स्टडी देखेंगे, नोकिया, सैमसंग, कोडैक एंड मोटरोला केस स्टडी डिस्कस करूंगा बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। पॉलिटिकल रिस्क में मैं तालिबान और पाकिस्तान का पॉलिटिकल रिस्क डिस्कस करूंगा। ऑपरेशनल रिस्क में लीगल और धीरू भाई अंबानी गुरु मूवी कॉम्प्लायंस रिस्क डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल रिस्क में किंगफिशर एयरलाइन के पास अपने इंप्लॉइज को सैलरी देने के पैसे भी नहीं थे, अभी वीडियो दिखा रहा हूं। आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज केस स्टडीज इन द कमिंग लेक्चर्स। बेटे हर चीज को रिलेट करके पढ़ाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, नहीं बेटे। हैजार्ड रिस्क की बातें करेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो का मेन एम्प्लॉय है मुकेश अंबानी साहब, तो मुकेश अंबानी की भगवान ना करे, मैं तो ऐसी एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, डेथ हो गई तो बेटे उसमें लाइफ इंश्योरेंस कितना मिलेगा, हैजार्ड रिस्क है। सिमिलरली सुनील भारती ऑफ एयरटेल, नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस। तो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं बेटे, आप इसको ना प्रैक्टिकली मत लेना। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थक्वेक, सुनामी, हैजार्ड रिस्क की बातें करेंगे, इंटरनल रिस्क की बातें करेंगे। रिलायंस जियो फाइबर की और एयरटेल के फाइबर की बात करूंगा बेटे, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। रेगुलेशन रिस्क की बात करेंगे, गुरु मूवी लिख दी। मैं तो कहता हूं अब पूरे वर्ल्ड में कोई टीचर है तो ढूंढ तो लो मेरे दोस्त, कि जो इस तरह से रिलेट करके एग्जाम्पल्स, नोट्स, मूवीज, अभी तो विकीपीडिया, अभी देखते जाओ आप बेटे, आप देखते जाओ। फिर हम करेंगे पॉइंट नंबर 5 में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैं पहले चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं। ये बेटे मूवी जो है ना, ये गुरु है, कहा गया था। इस गुरु मूवी में धीरू भाई अंबानी के अगेंस्ट केस चला है ना, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी वेल्थ ले ली थी। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, दिस इज नेम्ड एज रेगुलेटरी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है जी, तो हम इस मूवी को देखेंगे। आवाज बहुत कमजोर है। ये धीरू भाई अंबानी है, ये आंसर दे रहा है, ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद मैं मुकेश आनंद आपको किंगफिशर एयरलाइन launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Wage bill of Kingfisher is 20 crore per month. Liquidity risk of that enterprise। और आज देखिए किंगफिशर का क्या हाल हो गया। We will discuss this case study। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी तो नहीं बता रहा, लेकिन एक लास्ट में एक बात बताऊंगा कि आप जो अपने माइंड से सोचते हैं उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और जब आप कोई काम, बचपन से याद कीजिए, आप किसी भी काम के जब पीछे पड़ गए ना और पूरी शिद्दत से आपने उस चीज को पाने की कोशिश की, तो वो चीज आपको मिल गई। क्योंकि जो कायनात है ना, वो तभी हेल्प करती है जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो। तो ओम शांति ओम की मूवी में शाहरुख खान ने यही बताने की कोशिश की कि जब आप कोई भी काम शिद्दत से करते हो, तो बेटा सीएमए यूएसए आपको शिद्दत से करनी है, तभी पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से सीएमए यूएसए बन जाएं और फिर लाइफ में आगे चलें। मैं आपको अपने कमेंट्स की तरफ लेकर आ गया बेटे। हमारे 3-4 चैनल्स हैं, सीएमए यूएसए और ग्लोबल फाइनेंस कोर्सेज का हमने एक चैनल बनाया हुआ है, और उस चैनल में हजारों तरह के अलग अलग रेगुलर 100-200 कमेंट आ ही रहे। तो ये मैंने अपने कमेंट बॉक्स में चला गया, अपने स्टूडियो वाले में, है ना,
डैशबोर्ड में, और आप देखिए बेस्ट टीचर क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ लीजिए भाई साहब। बेस्ट टीचर आई हैव सीन ऑसम लेक्चर, ये किसके लिए बेटे? CMA है ना, ये देख लो CMA के लिए है, ये CMA का बेटा है ना। ये अलग अलग बेटे CMA पार्ट 1 लेक्चर्स वगैरह कब दोगे? ऑसम लेक्चर्स, थैंक यू सर, आई एम वे थिंकिंग अबाउट दिस। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है। अब देखिए मैंने प्रेस कर दिया है और आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता है ये खत्म ही नहीं होगी लिस्ट, इतनी लिस्ट है, 10,000 प्लस कमेंट्स तो अभी तक आ ही चुके हैं। देखो मैं बात आपसे कर रहा हूं, मैंने प्रेस नीचे किया हुआ है, ह्यूज कमेंट्स, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां से कमेंट्स ना आए हो बेटे। इसका मतलब दम है ना बंदे में। तो आप सभी ईमानदारी से, आपने लेक्चर्स लिए नहीं लिए कोई बात नहीं, आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसा अगर ईमानदारी से पढ़ते हो तो काम हो जाएगा। आपको मैंने वैसे रिस्क मैनेजमेंट विकिपीडिया से थोड़ा सा बताना है। रिस्क मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज इंटरनेशनल स्पेस एंड हाउ मच इज द रिस्क वी हैव टू बियर। ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। नासा का एग्जाम्पल लेंगे बेटे, नासा का एग्जाम्पल लेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटे, मैं तो घर ही चला जाऊंगा फिर तो, आपकी और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी ईमानदारी से आने वाले दिनों में बिल्कुल तैयारी कर दें। हम फिर रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस सीखेंगे, जैसे छोले भटूरे बनाने का प्रोसेस होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। Similarly, there are 5 steps in the risk management process. For a pasta, we have steps. For a masala dosa, we have steps. For Domino's pizza, we have steps. Similarly, for risk management process, we have 5 steps. One is IAPPM. IAPPM. I means risk identification. Now, what is risk identification? We will be discussing in detail. Risk assessment, risk prioritization. उसके बाद है रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड लास्ट इज रिस्क मॉनिटरिंग। तो याद कैसे करेंगे? लॉजिकली देखेंगे, देन वी विल रिलेट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क कमेटीज की बातें करेंगे। एंड लास्ट हम कोसो की बात करेंगे, और कोसो का मतलब है कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। एंड कोसो 2017 ERM फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। CPA USA करें तो ये है, CMA USA करें तो है, CFA USA करें तो है, बिकॉज नाउ डेज रिस्क इज ह्यूज, वी हैव टू बी मैनेजिंग दैट एंड फॉर दैट वी हैव ए कमेटी। और उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क बनाया है, कुछ हेल्प की है ऑर्गेनाइजेशंस की। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के 5 कंपोनेंट्स बताऊंगा और 20 प्रिंसिपल्स बताऊंगा, फिर टाटा बाय बाय कर दूंगा। बेटे कुल मिलाकर 7-8 लेक्चर होंगे, ज़्यादा टेंशन मत लें आप, फर्स्ट लेक्चर तो हो भी गया। आपको बैठना स्ट्रेट है, कॉपी रजिस्टर सेपरेट रखना है, हाइलाइटर्स अपने पास रखने हैं, इरादे बुलंद रखने हैं। लाइफ में कोई चीज़ नहीं है मुश्किल अगर किया इरादा पक्का। तो यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव फ्रॉम लेक्चर नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।